नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी अच्छे से होंगे। मेरा नाम है प्रदीप। एक लंबे समय के अंतराल के बाद पुनः आपके सामने उपस्थित हैं हम भारत के भूगोल विषय की वीडियो सीरीज का अंक लेकर के। आज के अपने इस वीडियो के अंक में हम दक्षिण भारत की नदियों के अपवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे। जैसा कि भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत पिछले वीडियो के अंक में भी हमने नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी नदी के अपवाह तंत्र पर चर्चा करी हुई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण भारत के संदर्भ में जो अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें कृष्णा, कावेरी, पेरियार, पेन्नार, वैगई के साथ साथ अन्य जो प्रमुख नदियां हैं उनके अपवाह तंत्र पर चर्चा करेंगे। जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं इन नदियों के संदर्भ में इस वीडियो के अंक में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर सुझाव हो तो उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो के अंक की। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियां उद्गमित होती हैं मुख्य रूप से पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं से उद्गमित होती हैं। पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं गुजरात से लेकर के तमिलनाडु के क्षेत्र में लगभग 1600 किलोमीटर के क्षेत्र तक इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और इसी पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं से कुछ महत्वपूर्ण नदियां, जिनमें नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदी पश्चिमी दिशा की तरफ प्रवाहित होती हैं, जबकि अगर बात करते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगई, इन इन नदियों की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी पूर्व दिशा की तरफ प्रवाहित होती हैं। जिन नदियों पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उन नदियों के को अगर हम उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ अगर हम क्रमबद्ध करने की कोशिश करें तो सबसे उत्तर में स्वर्णरेखा नदी प्रवाहित होती है, जो कि छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र से उद्गमित होती है। महानदी भी इसी के आसपास से अ, उद्गमित होती है और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। उड़ीसा के से प्रवाहित होते हुए बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। गोदावरी नदी उसके नीचे प्रवाहित होती है। गोदावरी से नीचे कृष्णा, कृष्णा से नीचे पेन्नार नदी, पेन्नार से नीचे कावेरी नदी, कावेरी नदी से नीचे जो है कि पेरियार नदी प्रवाहित होती है, जो कि केरल के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और वैगई नदी अंतिम ऐसी नदी है जो दक्षिण भारत के संदर्भ में दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जो कि तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में ये प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को अगर हम देखते हैं तो इसका जो अपवाह तंत्र है इन नदियों का, वो वृक्षानुमा अपवाह तंत्र हमें नजर आता है। तो वृक्ष की शाखाओं की तरह फैला हुआ इन नदियों का अपवाह तंत्र हमें देखने को मिलता है। दक्षिण भारत की नदियों के संदर्भ में दो प्रमुख नदियां हैं जिनको लेकर के दो एक समान जैसी बातें हैं, हालांकि इनमें कुछ अंतर है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्योंकि गोदावरी नदी जो है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर लंबी यह नदी है। और इसके आकार विस्तार के कारण इसको दक्षिण की गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका पौराणिक महत्व भी है। कावेरी नदी की बात करते हैं तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि कावेरी नदी पर जो जल की उपलब्धता है वो गंगा के समान ही रहती है लगभग। इसमें वर्ष भर जल की पर्याप्त मात्रा रहती है, जिसके चलते इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी को दो बातें महत्वपूर्ण है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो कावेरी को कहा जाता है। ठीक है। हमने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट से मुख्य रूप से ये नदियां उद्गमित होती हैं, और कुछ नदियां पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं, कुछ नदियां पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। हालांकि जो पूर्व दिशा की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जो कि पश्चिम दिशा की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उसकी अपेक्षा। तो पश्चिम दिशा की तरफ जो नदियां प्रवाहित होती हैं उसमें नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदी, जो कि केरल राज्य के अंतर्गत प्रवाहित होती है, यह नदियां ज्वार नदमुख या एचुरी का निर्माण करती हैं। अपने पिछले वीडियो के अंक में भी हमने आपको बताया था कि माही नदी है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, पेरियार नदी, ये ज्वार नदमुख एचुरी का निर्माण करती हैं। अब ये ज्वार नदमुख एचुरी होता क्या है, तो ज्वार नदमुख एचुरी एक ऐसी तटीय स्थलाकृति होती है जहां पर नदी के द्वारा जो अपने साथ अवसाद को बहा कर लाती है, जिसमें कह सकते हैं कि गाद, मिट्टी, अन्य प्राकृतिक तत्वों को जो वो अवसाद के रूप में बहा कर लाती है, उसको सीधे सीधे वह समुद्र में
निक्षेपित करती है, यानी कि किसी भी तरह का डेल्टा का निर्माण जब नदी नहीं करती है तो वह ज्वारनद मुख जैसी स्थलाकृति का निर्माण करती है। जिस तरह से गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, उसी तरह से अरब सागर में गिरने से पहले यह नर्मदा, ताप्ती, माही और पेरियार नदी डेल्टा का निर्माण न करते हुए ज्वारनद मुख एचुरी का निर्माण करती हैं, जिसके चलते जो इनका मलबा है, जो इनके साथ अवसाद बह करके आता है इन नदियों के साथ, वह सीधे सीधे समुद्र में ही विलीन होता है। भारत के संदर्भ में नर्मदा नदी को कह सकते हैं कि सबसे बड़ी ज्वारनद मुख वाली नदी है, और विश्व के संदर्भ में सबसे बड़ी ज्वारनद मुख वाली जो नदी है वो सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी को लेकर के एक दो बातें महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में यह प्रवाहित होती है, और लेक ऑनटेरियो, ठीक है, लेक ऑनटेरियो, लेक ऑनटेरियो से ये उद्गमित होती है। हालांकि जब विश्व भूगोल पर हम चर्चा करेंगे वहाँ पर जो भी विश्व के संदर्भ में विश्व के महाद्वीपों से संबंधित जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उसको लेकर के अन्य बातों पर भी इन नदियों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी को लेकर के दो ही बातें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। एक तो ये विश्व की सबसे बड़ी ज्वारनद मुख वाली नदी है और इसका उद्गम स्थल लेक ऑनटेरियो से होता है, और ये उत्तर अमेरिका में प्रवाहित होती है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कृष्णा नदी के अफवाह तंत्र को। देखिए यहाँ पर मानचित्र में जो भी ये दर्शाया गया है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो कृष्णा नदी का अफवाह तंत्र है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं, वहां से ये नदी उद्गमित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां आप मानचित्र में देख सकते हैं। भीमा नदी बाईं ओर से प्रमुख सहायक नदी है, दूसरी सहायक नदी तुंगभद्रा दाहिनी ओर से है, और मूसी नदी तीसरी प्रमुख सहायक नदी है जो कि बाईं ओर से इसकी सहायक नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बता चुके हैं, पश्चिमी घाट के अंतर्गत महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। 1400 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। जल संग्रहण हालांकि पूछा नहीं जाता, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, 2,58,948 किलोमीटर इसका जल संग्रहण क्षेत्र है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां आप देख सकते हैं, जो बाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियां हैं और दाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियां हैं। बाईं ओर से में भीमा नदी है, मूसी नदी है और मुन्नार नदी, ये प्रमुख नदियां हैं, मुन्नारू नदी। और दाहिनी ओर से जो नदियां आकर के मिलती हैं उसमें तुंगभद्रा है, कोयना नदी है, ये प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा अन्य नदियां भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दो प्रमुख नदियां हैं, तुंगभद्रा और कोयना नदी, ये दाएं ओर से आकर के मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है। कृष्णा नदी का जो बेसिन है, यानी कि किन किन क्षेत्रों से होकर के ये बहती है, तो मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र राज्य से, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, चार राज्यों से होकर के यह नदी प्रवाहित होती है। और जिसके चलते इस नदी के जल को लेकर के इन राज्यों के मध्य विवाद रहा है। कृष्णा नदी के जल का उपयोग कौन सा राज्य कितना प्रतिशत करेगा, इसको लेकर के अभी भी जो एक मत है वो नहीं हो पाए हैं ये चार के चार राज्य। हालांकि आरंभ में जब ये विवाद आरंभ होता है तो उस दौरान तीन राज्य इसमें शामिल थे। जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य एक स्वतंत्र राज्य के रूप में गठित किया गया, तो उसके बाद इस नदी के जल का में जो विवादित राज्यों की संख्या हो गई थी वो यहाँ पर 4 हो गई थी। तो 1957 से ये विवाद चलता आ रहा है और इसको लेकर के अनेक समितियों का गठन किया गया है। मुख्य रूप से दो समितियां आपको याद रखनी है इस नदी के जल विवाद से निपटाने को लेकर के। एक तो RS बहावत की समिति है, दूसरी व्रजेश कुमार की समिति है। दोनों ही जो समिति है इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ब्रजेश जो कुमार हैं वह एक समिति है और ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। उसके बाद अलावा RS बहावत जो हैं वो अन्य समिति से संबंधित हैं और ये भी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। इसके अलावा इस कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के यहाँ पर एक कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 1969 में की गई। तो 1969 में कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जबकि यह विवाद 1957 से चल रहा था, ठीक है। कुछ अन्य बातें भी हैं यहाँ पर कृष्णा नदी को लेकर के। कृष्णा नदी के तट पर ही आधुनिक सांगली नगर स्थित है, जिसका जो प्राचीन नाम था वह कुंडल नगर यहाँ पर था। कुंडल नगर या सांगली नगर
चालुक्य साम्राज्य की राजधानी भी रही थी, जो कि 12वीं सदी का समय रहा था। ठीक है, कृष्णा नदी के तट पर ही श्रीशैल या श्रीशैलम पर्वत पर श्रीशैल तीर्थ स्थल है या श्रीशैलम तीर्थ स्थल है, जिसको दक्षिण कैलाश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण कैलाश के नाम से श्रीशैल या श्रीशैलम तीर्थ स्थल, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, शैव से संबंधित यह मंदिर है, तो ये कृष्णा नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पर नौका योग्य मार्ग नहीं है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की नौका चालन से संबंधित गतिविधियां नहीं होती हैं। और कृष्णा की जो सहायक नदी है भीमा नदी, उस पर उजनी बांध निर्मित है, और तुंगभद्रा नदी पर हौसपेट पर एक बांध निर्मित किया गया है। ये दो महत्वपूर्ण बांध हैं। और कृष्णा नदी पर, स्वयं कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर झील या नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। और नागार्जुन सागर झील या बांध जो है वो पत्थरों से निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो नागार्जुन सागर झील बांध एक ही बात है, ये जो है कि दुनिया का सबसे बड़ा पत्थरों से निर्मित और सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। ठीक है, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित झील भी नागार्जुन सागर ही है। ठीक है, नागार्जुन सागर जो झील है उसी के पास में नागार्जुन कोंडा एक टापू भी है, और यहाँ पर से तीसरी ईस्वी के दौरान बौद्ध सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तीसरी ईस्वी से संबंधित बौद्ध सभ्यता के अवशेष नागार्जुन कोंडा से मिलते हैं, जो कि नागार्जुन सागर झील के समीप स्थित टापू है। कृष्णा नदी के जल विवाद को निपटाने को लेकर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 1957 से यह जल विवाद चलता आ रहा है, और 1969 में कृष्णा नदी के जल विवाद को सुलझाने के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना यहाँ पर की गई थी। KWDT की स्थापना की गई। ठीक है, अब बात करते हैं भीमा नदी को लेकर के, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल महत्वपूर्ण है, ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही भीमा शंकर की श्रेणियां हैं, वहां से उद्गमित होती है। इस नदी की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 725 किलोमीटर लंबी ये नदी है। इसका एक अन्य नाम भी है, भीमारथी नदी के नाम से भी भीमा नदी को जाना जाता है। ठीक है, उद्गम स्थल याद रखना है, भीमा शंकर की श्रेणियां। ये कुछ अन्य संबंधित जानकारियां हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के पॉज करते हुए। ठीक है, उजनी बांध या उजानी बांध या उजनी बांध जो हमने बोला था वो इसी भीमा नदी पर निर्मित है। ठीक है, अगली नदी हमारी आती है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा भी दाहिने ओर से आकर के मिलने वाली कृष्णा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक के मैसूर जिले के अंतर्गत क्षेत्र से उद्गमित होती है, और कह सकते हैं कि इसके उद्गम स्थल को गंगा मूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तुंगभद्रा के उद्गम स्थल को किस नाम से जाना जाता है तो गंगा मूल स्थान के नाम से जाना जाता है तुंगभद्रा नदी के उद्गम स्थल को, और ये रायपुर के पास आकर के कृष्णा नदी पर मिलती है। ठीक है, तुंग और भद्र दो नदियों के दो जलधाराओं के संयुक्त मिलन के बाद इस नदी को तुंगभद्रा नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। बाईं ओर से आकर के मिलती है तुंग नदी, दाहिनी ओर से आकर के मिलती है भद्रा नदी, जिसके चलते जब नदी आगे बढ़ती है तो इसको तुंगभद्रा नदी के नाम से जाना जाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर कुछ प्रमुख शहर स्थित हैं, जिनमें से हरिहर प्रमुख शहर है, और हम्पी हम्पी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रही है। अपनी कह सकते हैं कि कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है हम्पी शहर। ठीक है, अन्य शहर भी हैं, मंत्रालयम और कुरनूल, ये प्रमुख शहर हैं। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा जो 4 शक्तिपीठ स्थापित किए गए हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में, चारों दिशाओं में, उनमें से दक्षिण के क्षेत्र में जो स्थापित श्रृंगेरी मठ है उसकी स्थापना भी यहाँ पर तुंग नदी, जो कि तुंगभद्रा की एक अन्य जलधारा है, उसके ही तट पर इसकी स्थापना की गई है श्रृंगेरी मठ की। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है, आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तुंगभद्रा नदी की लंबाई 531 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं कृष्णा की अन्य सहायक नदी मूसी नदी को लेकर के। मूसी नदी का उद्गम स्थल आपको याद रखना है, अनंतगिरी की पहाड़ियों से ये उद्गमित होती है, और विकाराबाद का ये क्षेत्र है, और ये हैदराबाद से लगभग 90 किलोमीटर
पश्चिम दिशा में स्थित है अनंतगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। और इसी मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है, और जो आधुनिक हैदराबाद है और जो प्राचीन हैदराबाद है, इन दोनों नगरों के मध्य से होकर के मूसी नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है, और मूसी नदी आधुनिक हैदराबाद और प्राचीन हैदराबाद शहर को अलग करने का कार्य करती है, यानी कि इनके मध्य से प्रवाहित होती है और अनंतगिरी की पहाड़ियों से ये उद्गमित होती है। लगभग इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 140 किलोमीटर है। और मूसी नदी पर दो प्रमुख बांध बनाए गए हैं, एक तो हिमायत सागर बांध, दूसरा उस्मान सागर बांध। किस नदी पर है? ये मूसी नदी पर ही निर्मित किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं कावेरी नदी के अपवाह तंत्र को लेकर के। कावेरी नदी का सबसे पहले उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले के अंतर्गत ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। कावेरी नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो 805 किलोमीटर है। इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो 79,000 वर्ग किलोमीटर का है, और कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और कावेरी नदी पर ही दो प्रमुख प्रसिद्ध द्वीप यहाँ पर हैं, एक तो श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप। जब ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गमित होने के बाद कावेरी नदी दक्कन के पठारी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहां पर इन द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें से एक द्वीप है श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम और दूसरा द्वीप है श्रीरंगम द्वीप। किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर ही है। कावेरी नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं अमरावती नदी है, भवानी नदी है और काबिनी नदी है, और हेमावती नदी इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर कावेरी नदी की बात करते हैं तो कावेरी नदी पर भारत के परिप्रेक्ष्य में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात यहाँ पर बनता है, जिसको शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, और ये आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और शिव समुद्रम द्वीप भी किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर ही है, ठीक है। ये कावेरी नदी का आप अपवाह तंत्र देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो 79,000 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है, ठीक है। कावेरी नदी को लेकर के अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं, इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, आप दोबारा स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कावेरी नदी के तट पर कुछ तीर्थ स्थल यहाँ पर हैं, जिनमें से हम देखते हैं तिरुचिरापल्ली एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, ठीक है। और सहायक नदियाँ पहले भी बता चुके हैं, अब यहाँ पर थोड़ा विस्तार से लिखा गया है कि दाहिनी ओर से कौन सी नदी आकर के मिलती है, बाईं ओर से कौन सी नदी आकर के मिलती है। हालांकि यहाँ पर जल संग्रहण जो है कि बहुत जगह अलग अलग तरह का इसका बताया गया है। यहाँ पर 81,155 वर्ग किलोमीटर बताया गया है, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो जल संग्रहण क्षेत्र है वो 79,000 वर्ग किलोमीटर का ही क्षेत्र है, ठीक है। जो प्रमुख नदी यहाँ पर इसकी सहायक है, बाईं ओर से हेमावती नदी यहाँ पर है, और भवानी नदी जो इसकी अन्य सहायक नदी है, और अमरावती जो सहायक नदी है वो दाहिनी ओर से हैं, ठीक है। एक और इसकी प्रमुख सहायक नदी है बाईं ओर से, वह नदी है अर्कावती नदी, ठीक है। कावेरी नदी पर एक बांध निर्मित है जो कि कड़मबाणी बांध के नाम से जाना जाता है, और इस कड़मबाणी बांध के निर्माण के पश्चात जो जलाशय का निर्माण हुआ है उसको कृष्ण राज सागर के नाम से जाना जाता है। कृष्ण राज सागर किस नदी पर निर्मित है? कृष्ण राज सागर जो है जलाशय वह कावेरी नदी पर है, और कड़मबाणी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो कावेरी नदी पर ही है। और नागार्जुन सागर झील किस नदी पर है? तो वो कृष्णा नदी पर है, ठीक है। कावेरी नदी पर कर्नाटक के क्षेत्र में दो प्रमुख जलप्रपात यहाँ पर बनते हैं, एक तो भार चुक्की है, दूसरा यहाँ पर बालमुरी जलप्रपात है, ठीक है। तमिलनाडु में एक प्रमुख जलप्रपात है इसी कावेरी नदी पर, होंगेनकल जलप्रपात, ठीक है। होंगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर ही है तमिलनाडु के क्षेत्र में। भार चुक्की और बालमुरी जलप्रपात कर्नाटक राज्य में निर्मित हैं कावेरी नदी पर, ठीक है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ष भर जल की पर्याप्त उपलब्धता रहती है। तीर्थ स्थलों के बारे में हमने बताया था, तिरुचिरापल्ली एक प्रमुख शहर है, उसके अलावा तंजौर और कुंभकोणम भी एक प्रमुख शहर स्थित है, ठीक है। कावेरी नदी का जल विवाद भी यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, और इस नदी के जल वितरण को लेकर के कर्नाटक तमिलनाडु के साथ साथ केरल राज्य के मध्य विवाद रहा है। और जो इसका विवाद का इतिहास है वो लगभग जो है 137 वर्ष पुराना है, और
1981 के दौरान ये इस नदी के जल विवाद का मामला सबसे पहले सामने आया था और उस दौरान जो है कि मद्रास राज्य था, उसने इस पर आपत्ति जताई हुई थी जब कावेरी नदी पर बांध का निर्माण किया गया था मैसूर राज्य ने। ठीक है, मैसूर राज्य अलग था, मद्रास राज्य अलग था। मैसूर वर्तमान का कर्नाटक, मद्रास वर्तमान का कह सकते हैं कि ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जो कावेरी नदी का जल विवाद है वह 1881 से चला है, जबकि कृष्णा नदी का जल विवाद 1957 से यहाँ पर चलता आ रहा है। और कावेरी नदी के जल विवाद को सुलझाने के लिए वर्ष 1990 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल की स्थापना भी की गई है, CWDT की स्थापना यहाँ पर की गई है। ठीक है, और इस जो इसका जल है वह यहाँ पर 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को दिया जाता है। यहाँ पर तमिलनाडु इसमें आता है, कर्नाटक आता है और केरल राज्य आता है। 3 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी, जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत ही 2 जिले हैं पुद्दुचेरी के, एक तो कराईकल, दूसरा स्वयं पुद्दुचेरी या पांडिचेरी। ठीक है, अब बात करते हैं मीठी नदी को लेकर। ये सारी बातें थी कावेरी नदी को लेकर के। मीठी नदी को लेकर के एक दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये मुंबई के क्षेत्र में प्रवाहित होती है महाराष्ट्र में, और यहाँ पर जो है कि विहार झील है, और दूसरी जो है कि वो पोवई झील भी इसी नदी के मध्य निर्मित है। ठीक है, पोवई झील और बिहार झील मीठी नदी पर निर्मित है, मुंबई महाराष्ट्र के क्षेत्र में। और ये मीठी नदी माहिम की खाड़ी में जाकर के गिरती है, अरब सागर में स्थित ये खाड़ी है। माहिम की खाड़ी कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है, और अरब सागर में स्थित ये खाड़ी है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, काली नदी की बात करते हैं। काली नदी का जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटक के कन्नड़ जिले के अंतर्गत डिगली गांव के पास से ये उद्गमित होती है, और लगभग इसकी लंबाई 184 किलोमीटर है, और यह है अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, एक काली नदी उत्तराखंड के क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है, जिसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। काला पानी ताल, जो कि भारत और नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र रहा है, वहाँ से ये उद्गमित होती है काली नदी, शारदा नदी। और कह सकते हैं कि मिलम ग्लेशियर के दूसरी तरफ जैस्कर की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसके क्षेत्र से ये उद्गमित होती है। ठीक है, अगली नदी की बात करते हैं तो बात आती है इगारी नदी की। इगारी नदी का जो उद्गम स्थल है वह पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसका एक अन्य नाम है वेदावती नदी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, वेदावती नदी। अब बात करते हैं पेरियार नदी को लेकर के। पेरियार नदी जो है वो आपकी केरल राज्य की सबसे प्रमुख नदी है, केरल के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ज्वारनद मुख का ये निर्माण करती है पेरियार नदी। और पेरियार नदी को लेकर के एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक प्रमुख बांध बनाया गया है, इडुक्की बांध। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है इडुक्की बांध किस नदी पर निर्मित है, तो पेरियार नदी पर ही निर्मित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जहाँ पर हैं उसके क्षेत्र से उद्गमित होती है ये नदी, लगभग कह सकते हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत। और इसी पेरियार नदी के तट पर आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म स्थल कालाडी ग्राम स्थित है। ठीक है, कालाडी ग्राम किस नदी के तट पर स्थित है? आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म स्थल, तो वो पेरियार नदी के तट पर स्थित है केरल राज्य में, और इसको केरल राज्य की जीवनदायिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, पेरियार नदी को। पेरियार नदी पर ही यहाँ पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान निर्मित है, और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर निर्मित है तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में नयनाभिराम एक झील निर्मित की गई है। ठीक है, नयनाभिराम झील किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है नयनाभिराम झील, और केरल राज्य में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेन्नार नदी को लेकर। पेन्नार नदी को लेकर एक महत्वपूर्ण बात है, इसका उद्गम स्थल कर्नाटक के नंददुर्ग की पहाड़ियों से, यानी कि जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उसी के अंतर्गत ही आती हैं, नंददुर्ग की पहाड़ियां से उद्गमित होती है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदी हैं, पापधन और चित्रावती। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 970 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है। अगली जो नदी है वो शरावती नदी है। शरावती नदी प्रमुख नदी है दक्षिण भारत की, और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले के अंतर्गत जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से ये उद्गमित होती है। ठीक है, कर्नाटक के शिमोगा जिले से उद्गमित होती है, और इसी शरावती नदी पर भारत का प्रसिद्ध जलप्रपात जोग जलप्रपात निर्मित है। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? ये शरावती नदी पर निर्मित है। ये गोवा से दक्षिणी दिशा में लगभग कह सकते हैं 160 किलोमीटर की दूरी पर ये जोग जलप्रपात निर्मित हुआ है। ठीक है, शरावती नदी पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है।
अगली जो नदी आती है भरतपुजा या भारतपुजा नदी है, भरतपुजा या भारतपुजा नदी। इसका उद्गम स्थल अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, केरल राज्य में प्रवाहित होती है और इसको नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीला नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? भारतपुजा या भरतपुजा नदी को जाना जाता है। लंबाई इसकी 209 किलोमीटर है। अगली जो नदी यहाँ पर है वो है वैगई नदी या वैगाई नदी। वैगाई नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के अंतर्गत बरसा नाडु की पहाड़ियाँ और जो पेरियार का पठार है, पेरियार नदी की दूसरी तरफ, वहाँ से ये उद्गमित होती है। मुख्य रूप से बरसा नाडु की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और ये इसी नदी के तट पर तमिलनाडु का प्रमुख शहर मदुरई शहर स्थित है और इसी नदी पर एक झरना भी यहाँ पर निर्मित है, जलप्रपात भी निर्मित है, जिसको वट्टापराई झरने के नाम से जाना जाता है। वट्टापराई झरना किस नदी पर है? तो वैगई नदी पर है। वैगई नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? तो मदुरई शहर यहाँ पर स्थित है। कहाँ से उद्गमित होती है वैगई नदी? तो वर्षा नाडु की पहाड़ियाँ और पेरियार के पठारी क्षेत्र से ये नदी उद्गमित होती है। ठीक है। पेरियार नदी जो है, जो कि केरल राज्य में बहती है, हमने बताया था केरल की प्रमुख नदी है। तो इसी नदी से एक सुरंग निकाल करके वैगई नदी पर जल भेजा जाता है। तो किस नदी से सुरंग के माध्यम से वैगई नदी पर जल भेजा जाता है? तो पेरियार नदी से सुरंग के माध्यम से वैगई नदी पर जल भेजा जाता है। वैगई नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 240 किलोमीटर है। ठीक है। और वैगई नदी को लेकर एक महत्वपूर्ण बात है कि यह नदी जो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य का जो खाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जाकर के ये गिरती है और यह मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। कह सकते हैं कि पाक जल डमरू मध्य जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने का कार्य करती है, जबकि भारत और श्रीलंका को अलग करने का ये कार्य करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी वैगई नदी को लेकर के। वैगई नदी की कुछ सहायक नदियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं इनमें से हालांकि महत्वपूर्ण चीज़ कोई नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों से साझा करना न भूलें। यहाँ पर एक नदी छूटी हुई है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी की अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर है। छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र से रांची जिले के अंतर्गत, ठीक है, झारखंड की राजधानी यहाँ पर रांची है, तो उसी रांची जिले के अंतर्गत जो है कि नगरी गांव है वहाँ से उद्गमित होती है। स्वर्ण रेखा नदी रांची जिले के अंतर्गत नगरी गांव के समीप से उद्गमित होती है और इसी स्वर्ण रेखा नदी के दक्षिणी दिशा में कोयले की समृद्ध खानें पाई जाती हैं। और स्वर्ण रेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो एक राढ़ो नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। भारत के संदर्भ में या कह सकते हैं कि विश्व के संदर्भ में एकमात्र ऐसी नदी है जिसके रेत से स्वर्ण के कण प्राप्त होते हैं। किस नदी के रेत से स्वर्ण के कण प्राप्त होते हैं? तो स्वर्ण रेखा नदी के रेत से स्वर्ण के कण प्राप्त होते हैं। हालांकि वैज्ञानिक भी अभी तक इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए हैं कि स्वर्ण रेखा नदी पर ये स्वर्ण के कण इसकी रेत में किस तरह से आते हैं और क्या इसकी प्रोसेस रहती है, अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं। और नाम से ही इसका अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, स्वर्ण रेखा नदी। इसका नाम क्यों रखा गया होगा? क्योंकि इसके रेत में स्वर्ण के कण यहाँ पर मिलते हैं। और स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 474 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है। तो ये चीज़ें थी नदियों को लेकर के और इसी के साथ ही लगभग भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो नदियों के संदर्भ में जितनी भी बातें हो सकती हैं उसको लेकर के इन वीडियो के अंकों में हमने कवर करा है। अब आने वाले वीडियो के अंकों में हम कुछ और चीज़ें नदियों को लेकर के आएंगे जिसमें हम इन नदियों के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं निर्मित की गई हैं, हालांकि इन नदियों के अंतर्गत भी हमने नदी परियोजनाओं को शामिल किया है और उसके अलावा जो प्रमुख शहर स्थित हैं इन नदियों के तट पर, जैसा कि यहाँ भी बहुत सारे शहर बताए गए हैं और एक सेपरेट वीडियो भी लेकर के आएंगे। और इन नदियों पर निर्मित झरने और झीलों पर भी एक सेपरेट वीडियो हम लेकर के आएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।